Hello students, myself Vishesh Chatwani. I am a chartered accountant and assistant professor in Government College. आप सबका स्वागत है ज्ञानदूत 2.0 कार्यक्रम के अंतर्गत, जो कॉलेज आयुक्तालय जयपुर की नई पहल है, जिसके तहत आपको सभी विषयों के ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आज का अपना टॉपिक रहेगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ये इनकम टैक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। चलिए अपन से शुरू करते हैं। पहले शुरू से बात करें तो हम जानते हैं कि इनकम हम बहुत तरीके से कमा सकते हैं। हम अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर देकर इनकम कमा सकते हैं, हम बिजनेस चलाकर इनकम कमा सकते हैं, हम जॉब करके सैलरी से बिजनेस इनकम कमा सकते हैं। उसी कड़ी में अगर आपके पास कोई कैपिटल असेट है तो आप उसको ट्रांसफ़र करके भी कैपिटल गेन कमा सकते हैं। दैट इज़, सपोज आपके पास कोई ज़मीन है, उसका भाव बाज़ार में बढ़ गया तो आप उसे बेचकर जो प्रॉफिट कमाएंगे उसे कैपिटल गेन कहेंगे। नेक्स्ट, कैपिटल गेन दो तरह के होते हैं। बेसिकली अगर आपने किसी असेट्स को लंबे समय तक होल्ड किया तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। अगर आपने उसे शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड किया तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, लॉस भी हो सकता है। अब आप कहेंगे सर फिर लॉन्ग टर्म किसे या शॉर्ट टर्म किसे कहेंगे? तो मोटे तौर पे क्राइटेरिया है 3 साल का। अगर आपने किसी असेट्स को 3 साल होल्ड किया, उसके बाद उसे बेचा, तो आपका गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैटेगराइज होगा। अगर आपने किसी एसेट्स को 3 साल होल्ड नहीं किया, उससे पहले ही बेच दिया, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। लेकिन सारे के सारे एसेट्स पे 3 साल की अवधि नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें 2 साल की अवधि भी होती है, उसको अपन अभी आगे देखेंगे। चलिए, ये कुछ नाम सुन लीजिए सर। लिस्टेड इक्विटी शेयर, listed preference share, listed debentures, listed any kind of securities, UTI, that is Unit Trust of India। ये यूनिट्स जो चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, म्यूचुअल फंड की यूनिट्स चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, और जीरो कूपन बॉन्ड लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, इनको 1 साल देखा जाता है। यानी ये जो 5-6 असेट्स के नाम मैंने अभी पुकारे, इसमें आपको 1 साल कंसीडर करना है। अगर 1 साल आपने इसको होल्ड कर लिया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उत्पन्न होगा। आप अगर कहेंगे कि सर इससे फ़र्क पड़ता है क्या कि गेन लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म? सर बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्सेशन अलग होता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्सेशन अलग होता है। इसलिए हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और होल्डिंग पीरियड समझना पड़ेगा कि हमने उसे कितने समय होल्ड किया या नहीं किया। इसी तरह से दो चीज़ें और हैं, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, अनलिस्टेड प्रेफरेंस शेयर और लैंड एंड बिल्डिंग। इन मामलों में आपको 2 साल का टर्म देखना है। तो जनरली क्या है, यूँ समझिए कि 95% आइटमों में तो आपको 3 साल का होल्डिंग टर्म देखना है। ये जो पहला पैराग्राफ है, इसमें आपको 1 साल का टर्म देखना है, और अनलिस्टेड शेयर्स के केस में और लैंड एंड बिल्डिंग के केस में आपको 2 साल देखना है कि 2 साल आपका होल्डिंग पीरियड है या नहीं है। अब देखिए, असेट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं डेप्रिसिएबल असेट और एक होते हैं नॉन डेप्रिसिएबल असेट्स। तो जो कहें ऐसे एसेट्स होते हैं जिन पे डेप्रिसिएशन लगता है, उनका रिजल्ट हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के तौर पे होगा। उसमें कभी भी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं होगा। सपोज कीजिए आपके पास कोई प्लांट एंड मशीन है, सपोज कीजिए आपके पास कोई प्लांट एंड मशीन है और आपने उसे लंबे समय तक होल्ड किया। आप जस्ट अ मिनट, आपने आपके पास कोई प्लांट एंड मशीनरी और आपने उसे काफ़ी समय तक होल्ड किया और फिर आपने उसे सेल आउट कर दिया और उस पे इतने साल आप डेप्रिसिएशन लगाते रहे। हो सकता है आपने उसे 5 साल होल्ड किया हो चाहे 10 साल होल्ड किया हो, तो भी उसका जो रिजल्ट होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल ही होगा। तो ये आपको याद रखना है। मैंने पहले कहा कि भाई होल्डिंग पीरियड चेक करना चाहिए और 3 साल का होल्डिंग पीरियड ज़्यादा होने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, पर ये डेप्रिसिएबल असेट्स के लिए रूल नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं। एक और बात आप समझिए, किसी भी असेट की कॉस्ट को निकालते समय आप उसका इंडेक्सेशन करोगे। और इंडेक्सेशन का क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि हमने कोई प्रॉपर्टी 2010 में खरीदी, आज से 11-12 साल पहले खरीदी, तो उसकी जो कॉस्ट होगी और उसके बाद काफ़ी महंगाई बढ़ चुकी है, तो हम क्या करते हैं सर, उसकी कॉस्ट को हम प्रेजेंट कॉस्ट में कन्वर्ट करते हैं। वो जो कॉस्ट हमारी रहती है वो हम प्रेजेंट कॉस्ट में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए एक कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स होता है
उसको हम यूज़ करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग खरीदी, उसके बाद हमने उसके ऊपर पहली मंजिल बनवाई या दूसरी मंजिल बनवाई, यानी उसके ऊपर और खर्चा किया। जो हम और खर्चा करते हैं सर, उसे आप कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कहते हैं। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट की कैटेगरी में उसको रखा जाता है। बात कर लेते हैं। नेक्स्ट इज, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसने अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे को बेची है, उसका सौदा किया है उसने। मान लीजिए कि हमने कोई ज़मीन का सौदा किया जो 50 लाख में सौदा हुआ, और 5 लाख रुपए हमने उससे साई ले ली। साई मतलब एडवांस मनी ले ली। मतलब ऐसा अग्रीमेंट हुआ होगा कि भाई अभी आप 5 लाख रुपए दे दो, 3 महीने के अंदर अपन रजिस्ट्री करवा लेंगे, और फिर आप बचा हुआ पैसा रजिस्ट्री के समय दे देना। उसने 5 लाख रुपए दे के एक तरह से प्लॉट बुक कर लिया, लेकिन बाद में वो बंदा पैसे दे नहीं पाया, तो सौदा कैंसिल होगा, और हम उसके 5 लाख रुपए रख लेंगे अपने पास, फॉरफिट कर लेंगे। अगर अब आपको चेक ये करना पड़ेगा कि ये इंसिडेंट कब हुआ। अगर ये इंसिडेंट 2014 से पहले का है, लीजिए कि हमने कभी ऐसा अमाउंट फॉरफिट किया है, जब्त किया है, और ये इंसिडेंट 2014 से पहले का है, तो आपको ये जो 5 लाख रुपए हैं, इसे आप अपनी कॉस्ट में से माइनस करेंगे। अगर आपकी कॉस्ट मान लीजिए 20 लाख है, तो आपकी कॉस्ट फिर 15 लाख रुपए मानी जाएगी। और अगर अगर ये इंसिडेंट जो मैंने बताया पैसे जब्त करने का, वो 2014 के बाद का है, तो फिर आपको को इनकम मानना है, इनकम फ्रॉम द अदर सोर्स। ये आपकी अदर सोर्स हेड की इनकम मानी जाएगी। तो प्रेजेंटली रूल ये चल रहा है कि इफ एनी अमाउंट इज फॉरफिटेड ड्यूरिंग 14 और आफ्टर दैट, तो आपने जो पैसा जब्त किया वो आपकी इनकम या अदर इनकम मानी जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अभी मैंने जैसे बताया कि आप जो अपनी पुराने ज़माने की कॉस्ट है, उसे प्रेजेंट कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए आपको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स की ज़रूरत रहेगी। तो अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तब महीना चल रहा है फरवरी 2022। ठीक है, फरवरी 2022। तो जो ईयर चल रहा है वो चल रहा है 21-22, असेसमेंट ईयर 21-22। तो उसका प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ, 2021। तो आपको याद रखना है प्रीवियस ईयर 2021 के लिए आपका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 301 है। बहुत सारे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स होते हैं, 2001 से लेके शुरू होते हैं, लेकिन आपको ये 18-20 इन्फ्लेशन इंडेक्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक आपको स्टार्टिंग का इन्फ्लेशन इंडेक्स याद रखना है, विच इज़ 100। अभी एक टेबल आएगी थोड़ी देर में। और एक आपको प्रेजेंट इन्फ्लेशन इंडेक्स याद रखना है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर 2021 के लिए क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसका असेसमेंट ईयर 2021-2 है, तो फिर आपका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 301 है। ठीक है, आप उसके बाद के लिए कर रहे हैं तो 317 है, या आगे और जिस भी ईयर में आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको उस ईयर का इन्फ्लेशन इंडेक्स यूज़ करना है। ठीक है, चलिए। हाँ, इसके अलावा प्रीवियस ईयर 01-02 के लिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 100 है। अच्छा, अपने को इंडेक्सेशन करना कब है, जब असेट्स को अपन 36 महीने 3 साल होल्ड करेंगे। कुछ मामलों में असेट्स को अपन 2 साल होल्ड करेंगे, या कुछ मामलों में अपन 1 साल के लिए होल्ड करेंगे। अगर हमारा होल्डिंग पीरियड ऐसा है, तो ही हम इंडेक्सेशन करेंगे। ओके, यानी देखिए, असेट दो तरह के होते हैं, जिनको हम अपन एक अच्छी अवधि के लिए होल्ड करते हैं, वो लॉन्ग टर्म असेट्स होते हैं, और जिनको अपन थोड़े समय के लिए होल्ड करते हैं, वो शॉर्ट टर्म असेट्स होते हैं। तो इंडेक्सेशन जो होता है, इंडेक्सेशन का मतलब पुरानी कॉस्ट को प्रेजेंट कॉस्ट में कन्वर्ट करना। तो जो इंडेक्सेशन होता है, वो आपका शॉर्ट टर्म असेट्स के केस में नहीं होता। इंडेक्सेशन आपका तभी होता है जब आपका लॉन्ग टर्म असेट्स का मामला हो, यानी असेट्स को आपने एक अच्छे समय के लिए होल्ड किया हो। फिर कह रहा हूँ अच्छा समय मतलब क्या, जनरली 3 साल, और कुछ असेट्स के मामले में 2 साल या 1 साल ना होल्ड करेंगे, तो वो माना जाएगा कि हमने उसे अच्छा समय के लिए होल्ड किया है। इंडेक्स कॉस्ट कैसे निकलेगी, जो एक्चुअल कॉस्ट है, आपकी एक्चुअल कॉस्ट है, उसके नीचे परचेज ईयर का CII लगेगा, और मल्टीप्लाई में आपका ट्रांसफर ईयर का CII लगेगा। यानी नीचे तो लगेगा खरीदने वाले वर्ष का इंडेक्स नंबर, और ऊपर लगेगा अपने बेचने वाले वर्ष का इंडेक्स नंबर। और इसके अंदर एक पॉइंट और आया, आप अपनी एक्चुअल कॉस्ट भी ले सकते हैं, और चाहे तो फेयर मार्केट वैल्यू भी ले सकते हैं। तो जैसे सपोज कीजिए कि आपने कोई ज़मीन 20 लाख की खरीदी, लेकिन 1 अप्रैल 2001 के दिन
उसकी बाज़ार भाव 24 लाख है, तो आप अपनी कॉस्ट 20 लाख भी डिक्लेयर कर सकते हो और 24 लाख भी डिक्लेयर कर सकते हो। समझदारी इसी में कि आप अपनी कॉस्ट को हायर वैल्यू पे दिखाना, ठीक है? तो अगर आपकी असेट 2001 से पहले की है, तो आप चाहो तो कॉस्ट को भी ले सकते हो, तो है ही आपकी कॉस्ट, और आप चाहे तो फेयर मार्केट वैल्यू को भी पिक कर सकते हो अगर आपको उससे बेनिफिट होता हो तो। अम, और बात याद रखिएगा कि अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले आपने कोई इम्प्रूवमेंट किया है, तो उस इम्प्रूवमेंट कॉस्ट को इग्नोर किया जाता है। कुछ चीज़ें तो आप प्रैक्टिकली क्वेश्चन करेंगे तो अभी एक जनरली आप सुन रहे हैं। अब सपोज़ कीजिए कि कैपिटल गेन का कैलकुलेशन कैसे होता है। आप एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आपने एक ज़मीन बेची और आपने उसे 17,70,000 में बेचा। तो सबसे पहले स्क्रीन पे आपको सेल वैल्यू लिखनी है, ठीक है? 17,70,000 कॉपी में लिखना है। सपोज़ करो उसको बेचते समय आपका 30,000 का खर्चा हो गया, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ ट्रांसफ़र। जैसे आपने ब्रोकर को दे दिए 30,000, दलाली दे दी उसको, तो आपके पास कितना बचा? 17,40,000। 17,40,000 से क्या आया? नेट आया। तो उसको हम बोलेंगे नेट सेल कंसिडरेशन। इसमें अब आप देखो ध्यान से, हमने 2 बार खर्चा किया है। एक बार 2 लाख रुपए खर्च किया था हमने 2004-2005 में। शायद हमने इस बिल्डिंग को 2 लाख में खरीदा था। ये ज़मीन है तो ज़मीन को खरीदा था। और इसके अलावा हमने 150,000 मान लो लैंड डेवलपमेंट पे और खर्च किया। हमने 2 बार ज़मीन के पैसा ऊपर खर्च किया। तो एक तो है आपकी मेन कॉस्ट और एक है आपकी इम्प्रूवमेंट कॉस्ट। अब उस ज़माने का जो इंडेक्स नंबर था वो था 113, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, और प्रेज़ेंट इंडेक्स नंबर 301 है। कौन से वर्ष के लिए बता रहा हूँ? प्रीवियस ईयर 2021 के लिए, प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। तो 2 लाख उस ज़माने की कॉस्ट थी, महँगाई के हिसाब से उसकी कॉस्ट 5,32,000 मानी जाएगी। और उस ज़माने में आपने 1.5 लाख रुपए खर्च किया था, तो उसको आज की कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वो 3,05,000 कॉस्ट मानी जाएगी। अगर आपने इनकम टैक्स नहीं पढ़ रखा होता, तो आप शायद ये सोचते, मैंने ज़मीन पे 3.5 लाख खर्च किया, एक बार 2 लाख, एक बार 1.5 लाख, और 3.5 लाख की चीज़ को मैंने 17,40,000 में बेच दिया। लेकिन इनकम टैक्स में ऐसा नहीं होता, आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट दिया जाएगा। आपको अपनी कॉस्ट को प्रेज़ेंट कॉस्ट में कन्वर्ट होने दिया जाएगा। आपका प्लस माइनस करने के बाद जो रिज़ल्ट आया है, वो आया है 9,02,459 रुपए। बेसिकली ये फॉर्मेट है, फिर बाकी जैसा क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको क्या चीज़ें चाहिए? 3 चाहिए। एक तो सेल वैल्यू कितनी है, एक सेल पे खर्चा कितना हुआ वो चाहिए ताकि आपकी नेट सेल वैल्यू आ जाए, और एक आपकी कॉस्ट आ जाएगी जिस कॉस्ट को आप प्रेजेंट कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे अगर आपका होल्डिंग पीरियड 3 साल से ज़्यादा है तो। मैं 3 साल ही बोलूँगा, आप समझ जाना, कहीं कहीं 2 साल और कहीं कहीं 1 साल होता है। अब देखिए, हर चीज़ कैपिटल असेट नहीं होती। कुछ चीज़ें कैपिटल असेट्स होती हैं और कुछ चीज़ें नहीं होती। जैसे अब कुछ चीज़ें आ रही है, जैसे स्टॉक है। अ, मान लीजिए कि आपकी दुकान में, मान लो एक तो मैं हूँ, मैंने कोई ज्वेलरी बेची, तो मेरे लिए वो कैपिटल असेट है। लेकिन अगर कोई सुनार व्यक्ति है, कोई गोल्ड स्मिथ है, तो उसका तो काम ही सोना चांदी बेचना है, तो उसके लिए वो कैपिटल असेट्स नहीं है। तो जो स्टॉकिंग ट्रेड होता है वो कैपिटल असेट्स नहीं होता है। इसी तरह से अगर कोई ज़मीन है, वो रूरल एरिया में है, तो फिर वो आपका कैपिटल एसेट्स नहीं आता, ठीक है? अब रूरल एरिया का डेफिनेशन आपको समझना पड़ेगा कि अगर कोई गांव है, वो नगर पालिका क्षेत्र से बहुत दूर है, उसकी आबादी भी बहुत कम है, तो फिर वो रूरल लैंड कहलाता है। और अगर आप उस ज़मीन को बेचोगे भी, तो आपको कोई कैपिटल गेन नहीं होगा। एक्चुअली रीज़न ये है कि कैपिटल गेन लगाने के लिए पहली कंडीशन ये है कि वो कैपिटल असेट्स साबित होना चाहिए। अगर कोई रूरल लैंड है, तो वो कैपिटल असेट्स नहीं है। अगर वो कैपिटल असेट्स नहीं है, तो हो सकता है आपने उसे बेचा हो, कमाया हो, पर उसे कैपिटल गेन में नहीं रखा जाएगा। इसी तरह से जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसका नाम है आकाश है। तो आकाश के पास घर में फ्रिज होगा, कूलर होगा, पलंग होगा, एसी होगा, ये सब चीज़ें उसके पर्सनल यूज़ में आती हैं। अगर वो उनको बेचेगा, और हो सकता है 2 पैसे कमा भी ले, तो भी उसे उस पर कैपिटल गेन क्रिएट नहीं होगा। तो जो भी पर्सनल इफ़ेक्ट्स होते हैं या जो डोमेस्टिक यूज़ की चीज़ें होती हैं, बेचोगे भी, वो कैपिटल गेन नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ गेन हो सकता है, पर चूंकि हमने उसे कैपिटल असेट्स नहीं माना,
तो वो कैपिटल गेन टैक्सेबल भी नहीं होगा। इसी तरह से एक गोल्ड अलग चीज़ होती है और गोल्ड बॉन्ड अलग होते हैं। तो अगर आपके पास गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स हैं या कोई और नोटिफाइड बॉन्ड्स है, अगर आप उसको बेचोगे तो आपका कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं हो। इसी तरह से गुडविल दो तरह की होती है, बिजनेस की गुडविल और एक होती है प्रोफेशन की गुडविल। जो प्रोफेशन की गुडविल होती है उसको भी हम कैपिटल असेट्स नहीं मानते, और उस पे अगर उसको आप बेचोगे भी, तो मान लो एक सीए है, उसने बहुत साल प्रैक्टिस करी और बहुत साल प्रैक्टिस करने के बाद उसने प्रैक्टिस बंद कर दी, अपना बिजनेस किसी को बेच दिया और 10 लाख रुपए ऊपर से लिए। तो ये 10 लाख रुपए उसे किस बात के मिले? उसकी गुडविल के मिले, लेकिन वो टैक्सेबल नहीं होंगे, उस पर कैपिटल गेन टैक्स अराइज नहीं हो। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कुछ चीज़ें गोल्ड है, सोना, सिल्वर, प्लैटिनम और एनी अदर प्रीशियस मेटल, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट। देखिए आपके घर में देखो, मैंने कहा सोफ़ा है, कूलर है, एसी है, ये सब आपके डोमेस्टिक यूज़ की चीज़ें हैं। लेकिन आपके घर पे सोना है, चांदी है, महंगी-महंगी ड्राइंग्स लगी हुई है, महंगी-महंगी मूर्तियाँ हैं, पेंटिंग्स हैं, ये सब कैपिटल एसेट्स के डेफिनेशन में है। आप ये मत समझिए कि आपके घर में जो सब रखा है उस सबको एक्सक्लूड कर दिया। आपके घर में कुछ अगर ख़ास तरह की चीज़ें हैं जिनके नाम अभी आए, तो जिन सबको कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में रखा गया है, और आप जब इनको बेचेंगे तो आपका कैपिटल गेन अराइज़। ये आपके कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है। ये नई सीरीज़, पहले 1981 से सीरीज़ शुरू होती थी, अभी 2001-2 से सीरीज़ शुरू होती है। अब पहला इन्फ्लेशन इंडेक्स 100 है, देखो फिर महंगाई 100 से 105, 109, 113, सर हमें याद करने नहीं, नो नीड टू रिमेंबर, ये आपको गिवन होगा। आपको केवल फर्स्ट याद रखना है विच इज़ 100, और एक आपको लेटेस्ट ईयर याद रखना है। जैसे जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो 2020-21 फाइनेंशियल ईयर हमारा लेटेस्ट ईयर है, तो 301 का इन्फ्लेशन इंडेक्स है। इसके बाद है कि अगर कोई प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट मिली हो, तो मान लीजिए एक व्यक्ति, आकाश की एग्जांपल ले लेते हैं। आकाश को कोई एक गोल्ड था, गोल्ड की आइटम थी, वो गिफ्ट में मिली, तो देखा जाए तो उसके फ्री की हुई। लेकिन इनकम टैक्स में उसे फ्री की नहीं माना जाता, उसमें जो पुराना ओनर है उसकी कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है। ठीक, तो अगर मान लीजिए उसने उस गोल्ड की आइटम को 10 लाख में बेचा और उसके तो फ्री की है, तो उसकी कॉस्ट जीरो नहीं मानी जाएंगी। अगर जो पुराना ओनर है उसने वो आइटम 2 लाख में खरीदी थी, तो वो 2 लाख रुपए प्रेजेंट ओनर की कॉस्ट मानी जाएगी। 50 एसेट्स में ये। एक और बात है, ऐसे ही याद कर लो कि अगर कोई पुराने ओनर ने कोई मनी फॉरफिट किया हो, पुराने ओनर ने कोई फॉरफिट किया हो पैसा किसी, तो उसे कॉस्ट ऑफ असेट्स में से एडजस्ट नहीं किया जाता। हमारे मामले में तो कॉस्ट ऑफ असेट्स में से एडजस्ट होता है, प्रीवियस ओनर के मामले में एडजस्ट नहीं होता है। अच्छा, आपका जो फॉर्मूला रहेगा उसमें क्या रहेगा? आपको एक्चुअल कॉस्ट लेनी है किसकी? फॉर्मर ओनर की, बटे हुए में ईयर लेना है, परचेज ईयर। इसमें भी बड़े वर्षों तक विवाद रहा कि नीचे की तरफ ईयर कौन सा लेना है। जब पुराने ओनर ने चीज़ को खरीदा तब का ईयर लेना है, या जब हम असेट्स के पहली बार स्वामी बने, या कहें कि जब हमें गिफ्ट मिली हमें वो वाला ईयर लेना है। बहुत सारे कोर्ट जजमेंट के बाद अभी फाइनल हो गया है कि चूंकि हम कॉस्ट पुराने ओनर की लेते हैं, तो परचेज ईयर भी अपन पुराने ओनर का लेंगे, और ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करते समय हम ट्रांसफर ईयर मतलब बेचने का ईयर लेंगे। और बाय द वे, अगर फॉर्मर ओनर ने भी इम्प्रूवमेंट पे कोई खर्चा किया हो तो हम उसको भी कंसीडर करेंगे, यानी फॉर्मर ओनर ने जितना जितना खर्चा किया है वो सब हम कंसीडर करेंगे। और बात है, अगर जो पुराने ओनर हैं उन्होंने मान लीजिए उस गोल्ड आइटम को 2 साल होल्ड किया और 2 साल हमने होल्ड किया, तो 2 साल और 2 साल 4 साल उसका होल्डिंग पीरियड माना जाएगा। हमारे पास हो सकता है कि वो 3 साल ना रही, लेकिन हमें होल्डिंग पीरियड काउंट करते समय अपना होल्डिंग पीरियड और जो पुराने ओनर का होल्डिंग पीरियड है वो दोनों को काउंट करना है, फिर ही उसको बताना है कि कितना हुआ है। नेक्स्ट, कुछ प्रॉफिट्स ऐसे होते हैं जो एग्जेम्प्ट होते हैं, मतलब एग्जेम्प्ट का मतलब है कि आप कमाएंगे तो आपसे टैक्स गवर्नमेंट नहीं लेगी। तो अगर आपके पास यूटीआई स्कीम, 1964 यूटीआई स्कीम के बॉन्ड हैं या यूनिट्स हैं, उनको आपने बेचा है, कमाया है, तो आपका प्रॉफिट एग्जेम्प्ट है 1030 के तहत। 1030 अगर आपके पास शहरी कृषि भूमि है,
मतलब आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है, आप खेती करते हैं, आप करते हैं, आपके पेरेंट्स खेती करते हैं और वो शहर में है और गवर्नमेंट अगर उसे कंपल्सरी एक्वायर कर लेती है, गवर्नमेंट उससे उससे छीन लेती है किसी वजह से, जैसे वहाँ पे फ्लाईओवर बन रहा है और बन रहा है, नहीं छीनती, पब्लिक इंटरेस्ट में ही लेती है हमसे। तो अगर हमारी ज़मीन है, उसे गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया है और तो उससे हमारा जो प्रॉफिट होगा वो एग्जेम्प्ट होगा और उसका सेक्शन होगा 1037। और ये होना भी चाहिए। देखो, ज़मीन अगर हमने खुशी से बेची हो और हमें प्रॉफिट हुआ हो तो टैक्स लगना भी चाहिए। हमने तो बेची नहीं, गवर्नमेंट ने ही ज़बरदस्ती आके टेक ओवर कर ली। ऐसे में पैसा भी अच्छा मिलता है, तो जो आपको प्रॉफिट होगा वो एग्जेम्प्ट होगा, वो ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से अगर हम किसी को असेट्स गिफ्ट में देते हैं तो गिफ्ट देने वाले पे अभी कोई टैक्स नहीं लगेगा और गिफ्ट पाने वाले में फिर कई तरह के रूल्स हैं, वो मैं आपको फिर अदर सोर्स चैप्टर में सिखाऊंगा। अम, इसी तरह से अगर कोई फर्म डिसॉल्व हो जाती है, मान लीजिए ABC की एक फर्म थी, वो डिसॉल्व हो गई, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म आपने सुना ही है। और सी ने जब बिजनेस शुरू किया था तो उसने मान लीजिए 10 लाख रुपए लगाया था और फर्म के डिसोल्यूशन पे उसे 15 लाख रुपए मिला, यानी 5 लाख रुपए ज़्यादा मिला। तो इस पे भी कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा। इसका रीज़न क्या है कि भाई 10 लाख के 15 लाख क्यों मिले होंगे? फर्म ने प्रॉफिट कमाया होगा। प्रॉफिट पे तो पहले ही टैक्स लग चुका। अब प्रॉफिट पे पहले ही टैक्स लग चुका तो आपको वापस से दोबारा से टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आ, अब एक होते हैं शेयर्स वाले क्वेश्चन। तो शेयर्स वाले क्वेश्चन में देखो, अगर आप कोई शेयर्स खरीदोगे तो उनकी एक कॉस्ट होती है। हो सकता है आपको शेयर्स बोनस में मिले, फ्री में मिले, तो उसकी कॉस्ट को क्या हम करेंगे, अपन ज़ीरो मानेंगे। हो सकता है मेरे पास 500 शेयर्स हो, 400 शेयर्स तो मैंने ओरिजिनली परचेज किए हों, 100 शेयर्स मुझे बोनस मिले हों। ठीक है, ओरिजिनल शेयर्स की कॉस्ट को कंसीडर करेंगे और 100 शेयर्स की कॉस्ट को ज़ीरो माना जाएगा। लेकिन अगर आपको बोनस शेयर अप्रैल 2001 से पहले ही मिल चुके हैं, यानी बहुत पुराने ज़माने में मिले, तो आप उन शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू को अपनी कॉस्ट शो कर सकते हो, दैट इज करके आप टैक्स बचा सकते हो। यानी बोनस शेयर्स की रियल कॉस्ट तो ज़ीरो होती है, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि अगर वो अप्रैल 2001 से पहले आपको मिल चुके हैं तो आप उसकी फेयर मार्केट वैल्यू को अपनी कॉस्ट दिखा सकते हैं। एक और बात सुनिए कि अगर आपके पास जो शेयर्स हैं वो लिस्टेड शेयर्स हैं, लिस्टेड शेयर्स का मतलब क्या होता है कि मेरे पास एक एक्स कंपनी के शेयर हैं और वो एक्स कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है। लिस्टेड कंपनी है मतलब के शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज पे खरीदा जाता है, बेचा जाता है। तो अगर मेरे पास ऐसे शेयर्स हैं, उनको मैं बेचूंगा तो जो मेरा प्रॉफिट होगा वो 112A सेक्शन 112A के तहत टैक्सेबल होगा। तो अपन अभी बात करेंगे आगे क्या होगा। ओके, एक क्वेश्चन में आप देख लिया करो, शेयर्स को आपने जब सेल किया है तो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से बेचा है या नहीं बेचा है, इसके लिए आपको दो तरह की लैंग्वेज देखनी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि हमने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स चुका दिया है, इसका मतलब यही होता है कि हमने शेयर्स को विद इन द स्टॉक एक्सचेंज बेचा है। और अगर आपके शेयर्स लिस्टेड हैं तो इसका भी मतलब ये है कि आपने उसे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बेचा है। ठीक है? जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे तब आ जाए। ओके, और अगर शेयर अनलिस्टेड हैं या स्टॉक एक्सचेंज के बाहर बेचे गए हैं तो फिर होने वाला प्रॉफिट टैक्सेबल होगा और 2 साल का इंडेक्सेशन रेट देखा जाएगा। लिस्टेड शेयर्स में आपको एक शेयर्स नहीं, तो आपको 2 साल देखने हैं, उसके बाद आप ध्यान रखिएगा, उसी अकॉर्डिंग आपका कैपिटल प्राइस होगा। एक होता है सर संपत्ति का स्टॉक में परिवर्तन। मान लीजिए कि आपके पास कोई असेट होती थी, असेट तो क्या होती थी, सपोज कीजिए कि आपके पास कुछ प्लॉट्स होते थे, आपके पास 4 या 5 प्लॉट्स थे जो आपने इन्वेस्टमेंट के लिए ले रखे थे। फिर बाद में आपने क्या किया, 2018 में आपने है ना प्रॉपर्टी का बिजनेस करना शुरू कर दिया। वो जो आपके पास प्लॉट पड़े थे वो आपने अपना स्टॉक मान लिया। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम हमारी असेट को स्टॉक में कन्वर्ट कर लेते हैं, नेचर चेंज कर देते हैं हम। तो कानून की भाषा में ऐसा होता है कि जिस दिन आपने उसका नेचर बदला, उस दिन आपने एक तरह से उसे ट्रांसफ़र कर दिया। कहानी बताता हूँ। आपने मान लीजिए कि 2015 तक डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में कुछ प्लॉट्स खरीदे, 5 प्लॉट्स खरीदे।
और आपने 2018 में प्रॉपर्टी का काम शुरू किया, तो कानून की नज़र में माना जाएगा कि 2018 में आपने वो सारे प्लॉट बेच दिए हैं। हालाँकि उसको टैक्सेबल कब किया जाएगा? टैक्सेबल तब किया जाएगा जब आप उसे रियल में बेचेंगे। अब मान लीजिए कि आपने उसे 2020-21 में लाके बेच दिया, तो आपका जो टैक्सेबल इवेंट है वह वो तो वैसे 2018 में ही हो चुका, लेकिन आपके ऊपर जो टैक्स लगाया जाएगा, जो टैक्स वसूला जाएगा आपसे, वो जब आप रियल में इसे सेल करोगे तब उसे बेचा। और सेलिंग प्राइस क्या माना जाएगा? सेलिंग प्राइस माना जाएगा कि कल हम उसे कन्वर्ट कर रहे थे, कल हम उसे कन्वर्ट कर रहे थे या जिस टाइम कन्वर्ट कर रहे थे उस टाइम उसकी बाजार में मूल्य क्या चल रही थी, फेयर मार्केट वैल्यू को सेलिंग प्राइस माना जाएगा। वो चीज़ें सुन तो रहे हैं, जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे तभी आपको समझ आए और तो आसान आएंगे। आप कॉस्ट कैसे निकालेंगे? जैसे आपकी जो 5 प्लॉट है, आप कॉस्ट देख लीजिए क्या है और मल्टीप्लाई में करेंगे। आप ऊपर की तरफ क्या रखेंगे? इस साल आपने कन्वर्ट किया है। रियल सेल तो हो सकता है आपने 2021 में की हो, लेकिन आपने कन्वर्ट तो कर दिया था मान लीजिए 18-19 में, तो ऊपर की तरफ आपको 18-19 का इंडेक्स नंबर रखना है और नीचे की तरफ आपका जो रियल परचेज ईयर है वो रखना है। तो कॉस्ट सेम है, परचेज ईयर सेम है, मल्टीप्लाई में जो आपका ट्रांसफर ईयर है या कन्वर्जन ईयर है वो चेंज हुआ है। जनरली जनरली वहाँ पे सेलिंग ईयर आता है, लेकिन इसमें कन्वर्जन वाला वर्ष आएगा। बातें और हैं, जनरली अपन क्या होता है कि सर इंडेक्सेशन करते हैं, इस चीज़ को हम लंबे समय तक होल्ड करते हैं। लंबा समय अब आप समझ गए 3 साल तक हम होल्ड करते हैं, उसका इंडेक्सेशन करते हैं। लेकिन डिबेंचर्स, इसके कुछ एक्सेप्शन है कि डिबेंचर्स और बॉन्ड का हम इंडेक्सेशन नहीं करते। अगर वो है भी तो मान लीजिए अगर आपने उसको 2010 में भी खरीदा है तो आपको उसकी कॉस्ट को वही लेना है, उसे प्रेजेंट कॉस्ट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इन्फ्लेशन इंडेक्स लगाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इसमें फिर एक एक्सेप्शन, एक बॉन्ड होता है कैपिटल इंडेक्स्ड बॉन्ड। कैपिटल इंडेक्स्ड बॉन्ड का कहीं टैक्सेशन करना होता है। इसके अलावा मैंने ये भी कहा, आपकी असेट पुरानी हो तो आप फेयर मार्केट वैल्यू वाला ऑप्शन ले सकते हैं। ये ऑप्शन इंटेंजिबल असेट्स के केस में नहीं है। जो अमूर्त संपत्तियां होती हैं, टेंजिबल असेट्स होती है, ये ऑप्शन में आपको इंटेंजिबल असेट्स की अगर कोई कॉस्ट है, रियल कॉस्ट है, तो आपको वो रियल कॉस्ट कंसिडर करनी है। फेयर मार्केट वैल्यू ऑप्शन आप नहीं ले सकते। आम, ये बात पहले ही आ गई थी कि शेयर्स हों, पीआई के यूनिट्स हों, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स हों, तो इन सब में आपको 1 साल चेक करना। अगर ये सब चीज़ें अनलिस्टेड हो तो आपको इसमें 2 साल का होल्डिंग। और डिवेंचर में भी यही है, लिस्टेड है तो 1 साल चेक करना है, लेकिन डिवेंचर अगर अनलिस्टेड हो तो 3 साल चेक करना। बातें आपको ध्यान रखनी। एक होते हैं सर क्षतिपूर्ति वाले क्वेश्चन। वाले क्वेश्चन, हमारी कोई चीज़, हमारी दुकान थी, वो गवर्नमेंट ने ले ली, वो टेक ओवर कर लिया और हमें मुआवजा मिला, सर वो कॉम्पनसेशन टैक्सेबल होगा? आप कहेंगे सर अभी तो आपने कहा था होगा। एग्रीकल्चर लैंड, अगर हमारी एग्रीकल्चर लैंड अर्बन एरिया में हो, शहरी क्षेत्र में हो, और वो अगर गवर्नमेंट टेक ओवर कर ले तो वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन उसके अलावा अगर हमारी कोई और चीज़ है, जैसे मैंने अभी शॉप का एग्जांपल दिया, तो वो अगर टेक ओवर होती है तो जो कॉम्पनसेशन वगैरह मिलेगा में हमें देखना पड़ेगा। जो कॉम्पनसेशन मिलेगा उसे सेलिंग प्राइस माना जाएगा और हमने उस दुकान के लिए जो पैसा दिया था उसे परचेज प्राइस माना जाएगा, और इसका जो डिफरेंस होगा, वो टैक्सेबल होगा। बात ये है कि हो सकता है कि आपसे गवर्नमेंट ने जो टेक ओवर किया है वो 2019 में किया है, और आपको 2019 में अगर टेक ओवर हुआ है तो एक तरह से आपकी एसेट 2019 में ही चली गई। लेकिन वो टैक्सेबल तब होगा जब आपको पहली बार मुआवजा मिलेगा। तो अगर हो वो कॉम्पनसेशन 2022-23 में मिला, तो आपका जो टैक्सेबिलिटी होगा, जो गवर्नमेंट आपसे टैक्स मांगेगी, वो 2022-23 में मांगेगी। ठीक है? तो उसमें भी आपको क्या करना है, आपको दुकान की कॉस्ट रखनी, डिवाइड में आपको परचेज ईयर रखना है, मल्टीप्लाई में आपका जिस साल असेट टेक ओवर हुआ, अगर देखिए ट्रांसफर वर्ड का मतलब होता है जिस साल उसकी ओनरशिप चेंज हो गई।
तो जिस साल वो गवर्नमेंट के पास चली गई तो वो कहलाएगा ईयर ऑफ ट्रांसफ़र। आपको ईयर ऑफ ट्रांसफ़र वो रखना है जब आपका असेट गवर्नमेंट के हाथ में चला गया था। लेकिन रियल टैक्स पेमेंट आपको कब करना है? जब पहली बार आपको कॉम्पनसेशन मिलता है। यहाँ पे लिखा है सेल प्राइस, सावधानियों में लिखा है सेल प्राइस उतनी मानी जाएगी जितनी की सरकार ने कॉम्पनसेशन देना स्वीकार किया है। हालांकि टैक्स आपका उस वर्ष में लगेगा जब ये रकम पहली बार करदाता को मिलेगी, चाहे आपको पूरी रकम मिले, पार्टली रकम मिले या फिर उसके बाद है। ध्यान रखेंगे कि इंडेक्स नंबर गुणा करते समय ट्रांसफर ईयर का लगेगा, ना कि जिस साल हमें कॉम्पनसेशन मिला, यानी कानूनन आपकी चीज़ आपके हाथ में कब गई। ये भी है कि अगर आप कॉम्पनसेशन संतुष्ट नहीं है, यानी व्यक्ति जो टैक्स पेयर है वो कॉम्पनसेशन कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, और अगर अपील करने पे उसे इन्हेंस्ड कॉम्पनसेशन मिलता है, मान लो उसको 2 लाख रुपए और मिल गए, वो 2 लाख रुपए जब मिलेंगे तब वो टैक्स हो जाएंगे। और बात है कि आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं, उसमें पैसा लगता है। पैसा जो खर्च होता है उसे कॉस्ट ऑफ ट्रांसफ़र माना जाएगा, और कई बार आपका कॉम्पनसेशन रिवर्स कर दिया जाता है। आपको पहले एडिशनल कॉम्पनसेशन अवार्ड होता है, पर बाद में वो रिवर्स हो जाता है, तो आपको उसकी कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी, दोबारा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। चलिए अब लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं, ये लास्ट हिस्सा। तो देखिए आप पैसा कमाते हैं, वेरी फाइन। आप किसी एसेट्स को बेचेंगे और पैसा कमाएंगे और उस पर टैक्स लगेगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं उनको करके आप टैक्स को बचा सकते हैं। सेक्शन होता है, ये सेक्शन पे कब लगता है? मान लीजिए आपने कोई मकान बेचा, आपके पास एक घर था वो आपने बेच दिया। ये भी मान लेते हैं कि घर बेच के आपने 20 लाख रुपए, लेकिन अगर आप वो पैसा नए मकान को खरीदने में लगा देते हैं, 20 लाख कमाया मैंने कहा, और आप एक नया मकान खरीद लेते हैं और वहाँ 15 लाख रुपए लगा देते हैं, तो फिर आपका बस 5 लाख पे ही टैक्स लगेगा। 15 लाख आपका माफ़ हो जाएगा, सेक्शन 54 का एग्जेम्पशन उसे कहते हैं। अगर हो सकता है कि आपने नया मकान 25 लाख में खरीदा, कमाया तो आपने 20 लाख था, नया मकान आपने 25 खरीदा, तो आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट एग्जेम्प्ट हो जाए। ये कुछ कंडीशंस हैं। ये जो आप नया मकान ले रहे हो, ये आपको 2 साल के अंदर खरीदना पड़ेगा, और अगर आप बनवा रहे हो तो आपको 3 साल के अंदर बनवाना पड़ेगा। क्या है, अगर आप खरीद रहे हो तो आपको 2 साल के अंदर, ट्रांसफ़र के दिन से 2 साल के अंदर खरीदना पड़ेगा, और बनवा रहे हो तो 3 साल के अंदर बनवाना पड़ेगा। और एक बार जब आपने नया मकान खरीदा, नया मकान खरीद के टैक्स बेनिफिट लिया, तो फिर आपको उसे कुछ समय तक होल्ड करना पड़ेगा। 3 साल तक आप उसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ट्रांसफ़र करोगे तो फिर दिक्कत है, फिर वापस से डबल टैक्सेशन हो जाएगा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि आपको 3 साल तक कम से कम उसे होल्ड। और बात है कि अगर आप के पास पैसा है, तो का बेनिफिट लेना चाहते हो, लेकिन आपको ढंग की प्रॉपर्टी नहीं मिल रही, आपको ढंग का मकान नहीं मिल रहा खरीदने के लिए, तो आप बैंक में खाता खुला के पैसा जमा करा सकते होती है, उसको बोलते हैं कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1980। आप उसके तहत पैसा जमा करा कर भी एग्जेम्पशन बेनिफिट। अब जैसे मैंने पहले मामले में बताया मकान बेचने का, अब यूँ समझिए कि अगर आपके पास शहरी कृषि भूमि है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, अगर वो आपने अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेच दी, और आपने मान लीजिए उसमें 25 लाख रुपए कमा लिया, और आप टैक्स नहीं देना चाहते, उसका तरीका ये है, तो टैक्स प्लानिंग बोलते हैं। उसका तरीका ये है कि आप एक और एग्रीकल्चर लैंड खरीद, आपने शहर की ज़मीन को बेचा, पैसा कमाया, पर आप टैक्स नहीं देना चाहते, तो आप एक और एग्रीकल्चर लैंड खरीद दो। वो चाहो तो आप शहर में खरीदो, वो चाहो तो आप गांव में खरीदो, लेकिन ये काम आपको 2 साल के अंदर कर लेना है, 2 साल के अंदर खरीद लेना है। और एक और बात है कि नई चीज़ जो खरीदी है उसे फिर कम से कम 3 साल तक होल्ड करना है, तो लॉक इन पीरियड बोलते हैं। 3 साल तक वो लॉक हो जाएगी, आप उसको बेच नहीं सकते, और बेचोगे तो उस पे जो कमाई होगी वो भी टैक्सेबल होगी, पहले जो एग्जेम्पशन मिली थी वो भी कैंसिल हो जाएगी। अगर आपको 54B में जाने की इच्छा तो है, पर आपको कोई ढंग की ज़मीन नहीं मिल रही है, तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं, आप अपना पैसा बैंक में जमा करा सकते हैं, और एक ख़ास तरह की स्कीम होती है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, उसको खाते को खुलवा सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए कि आपके पास कोई फैक्ट्री होती थी और गवर्नमेंट ने वो आपसे टेक ओवर कर ली, ठीक है। गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर ली, आपको 80 लाख रुपए मुआवजा दे दिया, वो 20 लाख रुपए का उस पूरे ट्रांजैक्शन में फ़ायदा हुआ। तो
अगर आप चाहते हो टैक्स ना देना तो आप नई फैक्ट्री डाल दीजिए। ठीक है, आपकी पुरानी फैक्ट्री गई तो आप नई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग डाल दीजिए। और वही वाली बात है कि आपको 3 साल के अंदर ये नई फैक्ट्री डाल देनी पड़ेगी, और फिर ये भी कि उसे कम से कम 3 साल तक होल्ड करना होगा। और 54D का बेनिफिट आपको मिले इसलिए ज़रूरी है कि कम से कम 3 साल पहले से वहाँ प्रोडक्शन हो भी रहा। एक होता है आपका सेक्शन 54 EC। मान लीजिए आप कुछ भी बेचिए, बहुत पॉपुलर सेक्शन है, कुछ भी बेचिए और आपको जो प्रॉफिट हुआ, अगर आप उस पर टैक्स नहीं देना चाहते तो ये चीज़ें हैं। एक है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बॉन्ड, NHAI के बॉन्ड हैं, और एक है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के बॉन्ड, RECL के बॉन्ड, या कोई और बॉन्ड हो सकता है। बात क्या है, आपने कुछ भी बेचा, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ पर आप उस पर टैक्स नहीं देना चाहते तो आप ये चीज़ें खरीद लीजिए। NHAI के बॉन्ड खरीद लीजिए या RECL के बॉन्ड खरीद लीजिए, लेकिन ये आपको 6 महीने के अंदर खरीदने पड़ेंगे। जैसे ही आपके पास पैसा आया तो आपको 6 महीने के अंदर अंदर ये खरीदी करनी पड़ेगी। और जनरली 3 से 5 साल का बेनिफिट होता है, और 3 से 5 साल तक आपको इसको होल्ड करना पड़ता है। 50 लाख रुपए तक का एग्जेम्पशन मिल जाता है। 50 लाख तक का लाभ आप इसको एग्जेम्प्ट करा सकते हैं इस सेक्शन के तहत जाके। एक होता है 54F। अगर आपने कुछ भी बेचा, सपोज आपने गोल्ड बेचा और आपको गोल्ड बेचने से मान लीजिए 50 लाख रुपए मिले, 50 लाख रुपए मिले और 10 लाख रुपए आपने कमा भी लिया था उस सौदे में, तो आप उसके ऊपर टैक्स नहीं देना चाहते तो आप उस पैसे को मकान में लगा सकते हैं। तो इस वाली सेक्शन में कंडीशन ये है कि आपको पूरा पैसा लगाना पड़ेगा। आपके हाथ में अगर 50 लाख रुपए आए थे तो आपको पूरे 50 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। अगर आपने मान लीजिए 40 लाख रुपए लगाए तो एक तरह से आपने 80% अमाउंट इन्वेस्ट किया। अगर आपने 80% अमाउंट इन्वेस्ट किया तो आपका 80% कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होगा। यानी जितना परसेंट अमाउंट आप इन्वेस्ट करेंगे उतना परसेंट ही आपका कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होगा। सेक्शन 54 अलग है और 54 अलग है। दोनों में ही कॉमन ये है कि उसमें भी आपको मकान खरीदना पड़ता है और इसमें भी आपको मकान खरीदना पड़ता है। लेकिन सेक्शन 54 में क्या होता है कि आपने मकान को ही बेचा था और मकान ही आप खरीद रहे हो, उसमें तो आपको डायरेक्ट एग्जेम्पशन मिलता है, परसेंटेज वगैरह का लफड़ा नहीं है। 54F में आप क्या है, मकान के अलावा कुछ बेचा और आप उसे एग्जेम्प्ट कराना चाहते हो मकान खरीद के, तो फिर आपको पूरा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो आपको हाथ में आया था, और पूरा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आपको प्रोपोर्शनेट एग्जेम्पशन मिलेगी। लास्ट 2 पॉइंट और हैं। एक है 54G। मान लीजिए कि आपकी किसी क्षेत्र में, अर्बन एरिया में आपकी फैक्ट्री होती थी और बाद में किसी वजह से कोई कानून लागू हो गया या अपनी मर्जी से वहाँ से रूरल एरिया में शिफ्ट हो गए। शहरी क्षेत्र से थे और रूरल एरिया में शिफ्ट हो गए, तो आपने क्या किया, शहरी क्षेत्र की फैक्ट्री को बेच दिया तो आपको प्रॉफिट हुआ तो टैक्स ना लगे इसके लिए ज़रूरी है कि आप रूरल एरिया में, गांव में जाके आप फैक्ट्री डाल दीजिए। ठीक है, तो वहाँ पे जितना आपका प्रॉफिट हुआ वो सब एग्जेम्प्ट हो जाएगा, जितना आप इन्वेस्ट करेंगे डिपेंडिंग ऑन दैट। एक लास्ट है 54GA। अगर मान लीजिए आपका वापस से ही कोई अर्बन एरिया में कोई फैक्ट्री था और वो आपने सेज एरिया में शिफ्ट कर दिया, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसमें शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करने का क्या मतलब होता है कि आपने शहर वाला उपक्रम बेच दिया तो प्रॉफिट भी हुआ होगा, पर आप प्रॉफिट पे अगर टैक्स नहीं देना चाहते, तो आप सेज एरिया में फैक्ट्री डाल दीजिए। सेज एरिया में फैक्ट्री डालते ही आपके वो जो प्रॉफिट्स है एग्जेम्प्ट। हालांकि सेज एरिया में अगर आप फर्नीचर खरीदेंगे तो उसकी कॉस्ट कंसीडर नहीं करेंगे, और प्लांट एंड मशीन बिल्डिंग वगैरह सबकी कॉस्ट को कंसीडर। तो ये था आपका कैपिटल गेन का टॉपिक। बहुत बड़ा था, मैं थ्योरी आज पढ़ाया। अगले वीडियो में अपन इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे तो मैं आपको और बेटर समझा पाऊंगा। ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।